हेलो जी, नमस्ते। कैसा हैं आप? आज के सेशन में हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। पहले आप मुझे बताइए कि आपके रिश्ते, आपके रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। जो प्री रिलेशनशिप फेज़ के अंदर है, कि आपका संबंध ठीक चल रहा है या रिश्तों में एकदम से कोई तनाव आ गया है। ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी बात एकदम से बाहर आएगी और वो संबंध को हिला के रख देगी। आप संबंध ढूंढ रहे हैं, संबंध नहीं मिल पा रहा है, संबंध की प्योरिटी के ऊपर आपको शक है कि ये संबंध ठीक है या नहीं है, संबंध कार्मिक है, संबंध सामान्य है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए जो है वो प्रपोज़ल देख रहे होते हैं, वो मैट्रिमोनियल से देखें या फिर सामान्य रिश्तेदारों की सहायता से देखें, और उनको एकदम से लगता है कि यार हमें एक प्रपोज़ल तो मिला है लेकिन इसके ऊपर एक पूरा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है आज के समय, तो इसके पीछे का क्या राज है, क्या कारण है? दोस्तों, इस समय ट्रांसिट में आकाश में मैं कहूँ एक बहुत बड़ी हलचल हो रही है। प्लैनेट शुक्र प्लैनेट केतु के ऑर्ब के अंदर है, उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है, और शुक्र का केतु के साथ जो ये संयोजन है वो हर वर्ष होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार ये नया हो रहा हो, लेकिन शुक्र जब केतु के साथ मिलता है तो उसके बाद क्या होता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। शुक्र से अगली राशि जो है वो कोई अच्छी राशि हो, कोई जलीय राशि हो, या मान लीजिए उस राशि में शुक्र उच्च के होते हो, तो उन्हें वो संतुष्टि मिल जाती है कि ठीक है, मेरे साथ कुछ स्ट्रगल्स रही, रिलेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे, बट बूम, एकदम से कहीं से बाहर से सपोर्ट आ गया, चीज़ें सामान्य हो गई। लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो पा रहा है। शुक्र केतु के साथ मिलता है, कहाँ पर, किस राशि में मिलता है? सिंह राशि में। सिंह राशि वैसे ही सूर्य की राशि है, ड्रामा की राशि है। संबंधों में ज़्यादातर तनाव जो है वो ईगो इश्यूज़ की वजह से, बैटल्स की वजह से आता है, क्योंकि सूर्य एक सेपरेशन कॉजिंग प्लैनेट है। ये रिश्तों में दूरी लाता है, रिश्तों के अंदर सेपरेशन क्रिएट करता है। अब सिंह राशि में सूर्य का प्रभाव रहता ही रहता है। केतु वहाँ पर शुक्र के साथ मिल रहे हैं, और भविष्य में प्लैनेट शुक्र जो है वो कन्या राशि में मूव इन कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। अब जो प्री रिलेशनशिप फेज़ में, मान लीजिए आपका कोई संबंध है, तो आपको क्या लगेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करूं या नहीं करूं, ये मेरा साथ देगा या नहीं देगा। जो प्री रिलेशन में नहीं है उनके जीवन में एकदम से कोई व्यक्ति आ सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लैनेट, जैसे आज हम शुक्र की बात कर रहे हैं, हम शनि की बात क्यों नहीं कर रहे, हम गुरु की बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि शुक्र कुछ इस समय ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से सारा अटेंशन, सारा ध्यान, सारा फोकस आपका शुक्र की तरफ है। क्या कर रहा है? शुक्र अस्त हो, नीच हो, उच्च हो, किसी ग्रह के साथ कंजंक्शन में आए, तभी आपका ध्यान उसकी तरफ आता है। आपके जीवन में कितने सारे काम है करने के लिए। कभी आप करियर पे फोकस करते हो, कभी पैसे पे, कभी आपकी लग्जरी पे, कभी फॉर्चून पे, कभी भाग्य पे, कभी फादर पे, कभी मदर पे, और कभी आप फोकस करते हैं अपने रिलेशन पे। तो कभी हम अपना पूरा ध्यान सूर्य को दे देते हैं क्योंकि सूर्य ट्रांजिट में उच्च का हो गया। कभी हम अपना पूरा ध्यान चंद्रमा को दे देते हैं क्योंकि चंद्रमा ट्रांजिट में उच्च का हो गया, नीच का हो गया, कुछ अलग हलचलें कर रहा है। कभी हमारा पूरा ध्यान शुक्र की तरफ आ जाता है, और जब हमारा पूरा ध्यान शुक्र की तरफ आता है उसी समय हम किसी संबंध में प्रवेश कर पाते हैं। तो शुक्र का राहु के साथ मिलना हो, केतु के साथ मिलना हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि किसी संबंध में जाना चाहते हैं। बट यहीं से अनदर पॉइंट आता है, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट है, वो अपने बच्चे के लिए जो है वो संबंध ढूंढ रहा है कि भाई मेरे पुत्र के लिए या पुत्री के लिए मुझे कोई संबंध की तलाश है, और संबंध मिल भी जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फियर या इनसिक्योरिटी मन मस्तिष्क पे हावी रहेगी। कारण क्या है? कारण है केतु के साथ शुक्र का मिलना। तो ऐसा लगेगा कि ये जो संबंध मिला है वो अच्छे के लिए मिला है, बुरे के लिए मिला है, ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बुरे हैं, चलेगा नहीं चलेगा, टिकेगा नहीं टिकेगा। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कार्मिक ऑडिट दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। अगर आपके जीवन साथी की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ है, तो योर रिलेशनशिप विल वर्क आउट, आराम से वर्कआउट कर जाएगा। मतलब इस समय, इस मंथ और नेक्स्ट मंथ अगर आपका संबंध टिका रहता है, वर्कआउट करता रहता है, दे आर 100% चांसेस कि आप या आपका जीवन साथी या जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों में कोई भी गलत नहीं है। दोनों ही कुछ ना कुछ सही फील कर रहे हैं, सही सोच रहे हैं, उनके अंदर कहीं भी कोई पाप नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे संबंध फेल करता है, डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, तो इसका अर्थ है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति कुछ स्पेशल चाह रहा था, दूसरे का फ़ायदा उठाना, लाभ लेना, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हैं, वो उसके मन में था। अब आपके लिए एक ऐसा वर्कआउट करेगा, आपके स्पेसिफिक राइजिंग साइन के लिए एक ऐसा वर्कआउट करेगा, उसको हम राइजिंग में समझेंगे भाई मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, कोई मेरा फ़ायदा उठाने वाला है या मैं ही कुछ गलत अपने संबंध के बारे में सोच रहा हूँ, उस चीज़ को हम देखेंगे। इन सेकंड प्लैनेट शुक्र जो हैं वो जब भी ट्रांजिट में किसी इम्पॉर्टेंट की प्लैनेट के साथ संबंध बनाते हैं, जैसे ही वो संबंध बनाते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई मैरिज टाइप ऑफ प्रपोजल आने के चांसेस बन जाते हैं। शुक्र एक बेनिफिक प्लैनेट है, आप सब जानते हैं। तो शुक्र बीइंग अ बेनिफिक प्लैनेट, जब भी आपके चार्ट के अंदर नेटल शुक्र के साथ, नेटल वीनस के साथ त्रिकोण का संबंध बनाए,
सप्तमेश के साथ त्रिकोण का संबंध बनाए, प्लैनेट दारा कारक के साथ त्रिकोण का संबंध बनाए, या फिर विवाह सहम के उपभव से गोचर करे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति अब आ सकता है, दरवाज़ा खटखटा सकता है। और दूसरी बात, प्लैनेट शुक्र जब भी केतु के साथ मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, दो एक्सट्रीम पोल हैं। शुक्र भोग का प्लैनेट है और केतु जो है वो त्याग का प्लैनेट है, समर्पण का प्लैनेट है। तो शुक्र जब भी केतु के साथ मिलता है, कुछ बहुत बड़ी गुत्थियाँ जो आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में बहुत समय से, बहुत वर्षों से बनी हुई थी, वो सुलझ जाती हैं। तो मैं ऐसे केसेस देखता हूँ जिसमें शुक्र केतु के मिलने से पहले तो व्यक्ति कह रहा था मुझे विवाह ही नहीं करना, क्योंकि उसके मन में एक ट्रॉमा था जो कि बचपन से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। लेकिन जैसे ही शुक्र और केतु मिले, वो गुत्थी सुलझ गई, वो जो विवाह नहीं करने की इच्छा है वो एकदम से ख़त्म हो गई। द सेम गोज़ टू कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि रिलेशनशिप से बहुत डरता है, आपके संबंधों से बहुत डरता है, इनसिक्योर है, सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशन, सेकंड संबंध की तलाश कर रहा है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इस हीलिंग फेज़ को आनंद मिले, इन्जॉय करे, और इस हीलिंग फेज़ में कुछ ऐसे उपाय करे, कुछ ऐसी रेमेडीज़ करे जिससे कि सीधा इम्पैक्ट आपके संबंध पे आके पड़े। तो अब हमने एक बेसिक कवर अप करा है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ये जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपके लिए एक ऐसा इन्फ्लुएंस आपको दे रहा है। और आज ही आज नहीं, इसका कल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा? कल प्लैनेट शुक्र आपके इस कन्या राशि में जाएंगे और कन्या राशि में उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, वो उनकी नीच राशि है, वहाँ वो कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर फील करते हैं। तो मान लीजिए कोई मेष राइजिंग का व्यक्ति है, तो मेष राइजिंग के व्यक्ति के लिए शुक्र मीन्स सुंदरता, ठीक है। अभी शुक्र मूव कर रहे हैं आपके 5th हाउस में, फिर मूव करेंगे आपके 6th हाउस में। 5th और 6th का संबंध आप सोच के देखिए थोड़ा इसके बारे में कि पंचम और छठा भाव वो होता है जहाँ शुक्र का मरण स्थान होता है। इसका मतलब है कि शुक्र प्लस केतु जो अभी मिल रहे हैं, ये आपको एक विंडो दे रहे हैं कि अगर आपके संबंध में, रिलेशन में कुछ भी ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ अ विंडो। अब ऐसी विंडो में मान लीजिए आप प्री रिलेशन में हो, आप अपने जीवन साथी से कहते हो कि मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, तो कैन यू फिक्स इट? कांट। तो यहाँ आपको कोशिश करनी चाहिए फॉरवर्ड मूव करने की, बातचीतें करने की, कुछ गुत्थियाँ हैं तो उनको सुलझाने की। मान लीजिए इतने लंबे समय से मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये वो समय है जब आप उस प्रॉब्लम को अल्टीमेटली फिक्स करें, चाहे वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलकर करें, किसी टैरो रीडर से मिलकर करें। मतलब समझने का समय है कि क्या है गलत आपके शुक्र के साथ, क्या गलत वहाँ चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव अल्टीमेटली प्रेम का है, संबंध का है, समर्पण का है। जब भी शुक्र 5th हाउस में आता है, इसका अर्थ है कि आपका पूरा फोकस आपकी क्रिएटिविटी की तरफ, आपके बैंक बैलेंस की तरफ और आपके रिलेशनशिप की तरफ हो जाता है। यहाँ कीवर्ड है रिलेशनशिप की तरफ फोकस हो जाना। केतु के साथ वो मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है, समथिंग इज जस्ट नॉट राइट। प्री रिलेशन में है, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो ये बेस्ट समय है। नेक्स्ट 12 महीने में आपको कोई रिलेशनशिप कंसल्टेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बेस्ट समय है जिसमें आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज़ जस्ट नॉट राइट अबाउट माई रिलेशनशिप। क्यों ये बार बार फेल करते हैं, क्यों वो सेम लूप जो है वो रिपीट करते हैं? क्योंकि नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुक्र मूव करेंगे कन्या में, हमें वो समय नहीं मिलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि 5th हाउस में मान लीजिए अभी आपके पास कोई संबंध ही नहीं है, तो जहाँ पर शुक्र मूव कर रहे हैं 5th में, अब मान लीजिए आपकी लगन में या आपके 9वें भाव में प्लैनेट दारा कारक बैठा हुआ है, सप्तमेश बैठा हुआ है, या फिर वीनस खुद बैठे हुए हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो वो एक बहुत अच्छा समय है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। और इस समय अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो पॉसिबली या तो वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से प्रवेश करेगा, या फिर हो सकता है कि आप उसे सोशल मीडिया पे किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड थर्ड, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए संबंध ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि आप मैट्रिमोनियल साइट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। और दूसरी बात, अपने बच्चे के चार्ट में देखिएगा कि उनका शुक्र, उनका सप्तमेश कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर कहीं भी वो क्लिक करता है 5th हाउस से, 7th से, 9th से या 1st हाउस से, कि भाई पहले भाव में या 9वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, दारा कारक बैठा हुआ है या सप्तमेश बैठा हुआ है, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि इस समय जो भी व्यक्ति उनकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, आपके बच्चों के, अगर आप खुद देख रहे हैं तो आपके, वो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक कनेक्ट आपके साथ रखता था, और इस समय वो इस कार्मिक कनेक्ट को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए लाइफ में वापस से आ रहा है। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन में ये 4th और 5th का कनेक्ट है। शुक्र इस समय आपके 4th हाउस में है, केतु के साथ है। सोच के देखिए, शुक्र 4th हाउस में विद प्लैनेट केतु। शुक्र मीन्स होता है सुंदरता। चौथा भाव क्या होता है? घर परिवार का होता है। शुक्र का चौथे भाव में आना अपने आप परिवार में वैवाहिक संबंध, वैवाहिक बातों की संभावनाएं व्यक्त करता है कि यहाँ पर विवाह से संबंधित कुछ बातें हो सकती हैं, रिलेशन से संबंधित कुछ बातें परिवार में गूंज सकती हैं। आपके पेरेंट्स आपके मैरिज, आपके रिलेशनशिप के बारे में ओवर कॉशियस हो सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। केतु के साथ है वो 4th हाउस में, इसका मतलब है कि आपके दिल में, आपके मन में कोई बहुत गहरा ट्रॉमा,
विद रिलेशनशिप या विद मैरिज है, और ये वो बेस्ट समय है जब आप उसको फिक्स कर लें। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ 4th हाउस में उनके राहु बैठा है और केतु प्लस शुक्र इस समय वहाँ गोचर कर रहे हैं। उनको क्या लगता था अब तक कि मैरिज जो है उनके लिए सबसे बेकार चीज़ होगी, मैरिज के बाद उनकी लाइफ फेल करेगी। तो ऐसे केस में हजारों संबंधों को देखने के बाद भी स्टिल नॉट मैरिड। अब आप समझ के देखिएगा कि केतु प्लस वीनस इन द 4th हाउस आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ये वो बेस्ट समय है जब खुद से पूछिए कि क्या आपका सबसे बड़ा फियर है अबाउट योर रिलेशन, अबाउट योर मैरिज, एंड उसको फिक्स करने का, उस पर वर्कआउट करने का सबसे बेहतरीन समय यहाँ पे आपको मिला है। तीसरी बात है कि जिन लोगों का कोई संबंध नहीं बना है, शुक्र 4th में है, 10th को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है मदर फादर का बहुत इन्फ्लुएंस आपकी मैरिज या रिलेशन पे रहेगा। और दूसरा आपके प्रोफेशन का, आपके कार्य क्षेत्र का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप पे इस समय रहने वाला है। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप मतलब ये समय अगर हम निकाल देते हैं अपने हाथों से तो फिर शुक्र नीच के होंगे, और आप जानते हैं कि शुक्र का नीच का होना मतलब संबंधों में एक तरह का डाउनफॉल। तो मैं मंथ ऑफ जुलाई, मंथ ऑफ अगस्त कहीं ना कहीं वृषभ लगन के लिए ज़्यादातर उनका जो फोकस है या उनकी थिंकिंग है अभी के समय वीनस प्लस केतु टाइमलाइन पे केवल और केवल परिवार, पारिवारिक संबंध, अरेंज मैरिज इस तरफ है, और धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो अपने ही पर्सपेक्टिव से रिलेशनशिप या मैरिज को देखने का है कि भैया फैमिली को असाइड करते हैं और खुद जो है मैरिज के बारे में या फिर लव मैरिज के बारे में कुछ डिसीजन मेकिंग करेंगे। पेरेंट्स के बारे में मैं वही कहूँगा कि कोई पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों के लिए संबंध देख रहे हैं, गोज द कॉन्सेप्ट 4th and 10th प्रोफेशन एंड द फादर शुड वर्क ऑन इट, कि वो कहीं से संबंध लेके आए अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों से, यारों से कुछ मदद करके वहाँ मदद मिल सकती है। अगर हम मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन में इट इज़ हैपनिंग इन द 3rd भाव, वीनस और केतु तीसरे भाव में मिल रहे हैं। देखिए केतु का तीसरे भाव में होना दी बेस्ट है, बिकॉज पराक्रम भाव में केतु जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, बट वीनस प्लस केतु इन 3rd हाउस मतलब पराक्रम मतलब इनिशिएटिव लेना फॉर द रिलेशनशिप और मैरिज। अब मेरे को एक ऐसे व्यक्ति मिले, एक ऐसे सज्जन मिले जो मिथुन लगन के हैं और वो अपने बच्चे के लिए संबंध ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रांजिट में इस समय क्या हो रहा है, वीनस और केतु तीसरे भाव में जो भी प्लैनेट आता है हम उसके लिए पराक्रम दिखाते हैं, हम इनिशिएटिव्स लेते हैं उसके प्रति। तो हो सकता है पिछले मंथ आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, बट इस मंथ आप अपने आप को इनिशिएटिव लेते हुए देखेंगे। कोई नया संबंध आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में आपके 7वें भाव में, आपके 11वें भाव में आपका दारा कारक है, आपका सप्तमेश है, आपका शुक्र है, तो संबंध आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना है यहाँ पर इनिशिएटिव लेना रियल कॉल है। मान लीजिए आपका कोई संबंध इतने समय से चल रहा था, कोल्ड था, आप इतने कंसर्न्ड नहीं थे, वरीड नहीं थे, लेकिन ये वो समय है जहाँ आपको कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से लेने चाहिए। इनिशिएटिव विल मेक थिंग्स बेटर। सेकंड, कहाँ से संबंध आ सकता है, तो ट्रैवल से। अब अपने घर में ही बैठ के संबंध देख रहे हो, सोशल मीडिया कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट बेस्ट अप्रोचेस कुछ ट्रैवल कीजिए, टीचर गुरुज के साथ बेहतर संबंध रखिए। और मेरा सजेशन रहेगा कि इस ड्यूरेशन में अगर आप एक कोई लॉन्ग ट्रैवल, कोई लॉन्ग स्पिरिचुअल ट्रैवल प्लान कर लेते हैं तो आपके संबंधों में बहुत बेहतरी विद टाइम हम आते हुए देखेंगे। और तीसरी चौथी बात यह है कि शुक्र थोड़े समय में मूव करेंगे कहाँ पे, अपनी नीच राशि में। अब आप सोच के देखो, शुक्र का नीच राशि में जाना, डू यू लाइक इट? BPHS में एक श्लोक है जो सीधे सीधे कहता है कि शुक्र का नीच का होना ही सबसे बड़ी ट्रबल है आपकी पत्नी के लिए। पत्नी के लिए मतलब आपके जीवन साथी के लिए। तो शुक्र जब नीच के होंगे, कमज़ोर होंगे, तो वो संबंध को फेल करने की तरफ लेके जाएंगे। यही बेस्ट समय है जब आप अपना पराक्रम दिखा सकते हो, इनिशिएटिव ले सकते हो। और पराक्रम दिखाना तब और इम्पॉर्टेंटली हो जाता है जब आप मान लीजिए कि अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स के लिए कोई संबंध ढूंढ रहे हो, या फिर सेकंड, आपकी फैमिली में कोई संबंध बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ, उसका ट्रॉमा जो है अब तक फैमिली को हॉन्ट करता है, तब आपको क्या है, ज़्यादा पराक्रम दिखाना होता है एक सामान्य व्यक्ति से। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो रिलेशन इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं है, बट हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके नियर बाय सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी का संबंध फेल कर गया हो, किसी का संबंध डिस्टर्ब हो गया हो, और उसकी बैड मेमोरीज आपको कुछ करने से या इनिशिएटिव लेने ही नहीं देती। वो आपको फोर्स करते हैं, भैया कुछ मत करो, कुछ करोगे ना तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। वहाँ पे काम करना बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन में 2nd हाउस एंड 3rd हाउस। नाउ थिंक अबाउट इट, 2nd हाउस इज फैमिली। 2nd हाउस हमेशा अरेंज मैरिज को मदद करता है, या द्वितीय मैरिज को, 2nd मैरिज को मदद करता है। 2nd हाउस 2nd मैरिज, द्वितीय संबंध की मदद करता है। अब यहाँ पे कर्क लगन वाले जो जातक है ना, वो बहुत इमोशनल होते हैं बाय नेचर। कर्क लगन के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है, परिवार से हमें लगाव बहुत है, परिवार के बारे में हम सोचते बहुत हैं, बट अल्टीमेटली मेरे इमोशंस का क्या? अगर मेरे इमोशंस ही मेरी मैरिज में सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो उस संबंध की क्या आवश्यकता है? इसीलिए कर्क लगन में बैठा शुक्र या
कर्क राशि में बैठा शुक्र आपको ये फीलिंग्स दिखाएगा कि वो रिलेशन में इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ ना कुछ बात आपसे कहेगा, इधर उधर की बातें लेके आएगा। हो क्या रहा है, कर्क लगन में ये मूवमेंट है दूसरे भाव में। दूसरा भाव है परिवार का। अब देखिए, कर्क लगन के ऐसे जातक जिनकी अपनी फैमिली के साथ अपनी मैरिज के बारे में ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, मतलब फैमिली कहती है उत्तर की तरफ चलो और आप कहते हो दक्षिण की तरफ जाऊंगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉम्बिनेशन है। फैमिली जो कहती है आपको पसंद नहीं, आपको जो कहते हो वो फैमिली को पसंद नहीं, तो उस गुत्थी को, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का ये बेस्ट समय है। आज के बाद आप मुझसे कहेंगे कि अगले 8 महीनों में शायद आपको ऐसा समय ना मिले। आप इस ट्रॉमा से, इस लूप से तब निकल सकते हैं जब इस समय आप बेहतर बात करें अपने परिवार से। मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में और आपके रिलेशनशिप में जिसके साथ हो वो खुद इन प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, फैमिली इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव, फैमिली जो है उस पर्सन की बात नहीं सुन रही है, तो वहाँ पर काम करने के लिए ये समय बेस्ट है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो किसी रिलेशन के पार्ट ही नहीं हैं, तो क्या कोई रिलेशन आ सकता है? फॉर श्योर आ सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस के ट्रांजिट शुक्र अष्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं बाय दृष्टि। और अष्टम भाव किन चीज़ों का है? अष्टम भाव है सडन रिलेशन का, सडन संबंध बनने का। ऑल ऑफ अ सडन आप सोच भी नहीं रहे थे, बट अनएक्सपेक्टेड वे से पार्टनर की एंट्री आपके जीवन में हो जाती है। और ये तब अधिक वैलिड होगा जब आपकी कुंडली में 6ठे भाव में या 10वें भाव में आपका सप्तमेश बैठा हो, आपका दारा कारक बैठा हो या आपका शुक्र बैठा हो, तब कोई अनएक्सपेक्टेड एंट्री यहाँ पे होना दिखाई देता है। तीसरा, मैं कहूँगा यही वो समय है जिस समय आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ अपने डिफरेंसेस ऑन द रिलेशनशिप वर्कआउट कर सको। अब मैं आपसे ये कहूँ कि नहीं, आपको जो है वो बाहर भागना है, आपको संबंध बनाने हैं, वो वर्कआउट नहीं करेगा। मान लो आपका कोई रिलेशन बन भी जाता है, बट अगर घर में ही फैमिली के साथ वो डिफरेंसेस हैं और डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो शायद वो आपके संबंध के लिए आगे बेहतर नहीं होंगे। काम क्या करना चाहिए कि अभी मेरी जो रिलेशन में इश्यूज़ हैं मुझे उनको फोकस करना है, उनको फिक्स करना है, उनको वर्कआउट कराना है। जैसे ही वो वर्कआउट करते हैं, मैरिज के चांसेस भी बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ काम करना शुरू कर देते हैं। टॉक अबाउट लियो। वेल देखो, लियो पे तो इस समय कॉस्मिक लाइट है ही, मतलब एक बेनिफिक प्लैनेट वीनस आपको ट्रांजिट कर रहा है। वीनस जिसको ट्रांजिट करता है वो लाइमलाइट में आता है। लियो ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखा होगा। इवन मैं कुछ ऐसे एल्डर से मिला हूँ लियो लगन है उनकी, और उनकी एज जो है वो 55-60 के अराउंड है। अब उनसे ये तो नहीं कह सकते कि आप रिलेशनशिप में गए हैं, बट उनसे ये कह सकते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए कोई संबंध देख रहे हैं क्या आप संबंधों में बहुत लाइमलाइट के अंदर है, तो वो यही कहेंगे हाँ। कारण क्या है? कारण है कि लियो पे वीनस की लाइमलाइट है। आप लाइमलाइट में आएंगे मैरिज की वजह से, रिलेशन की वजह से। आप अपनी एज ब्रैकेट के अनुसार देखो, अगर आपकी एज ब्रैकेट उस एज ब्रैकेट की है जहाँ पर आप संबंध को तलाश कर रहे हो और कोई संबंध नहीं आ रहा, तो ये चांस बहुत अच्छा है जिसमें कोई पर्सन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री कर जाएगा जब आपने सोचा भी नहीं है। अब आप रेजिस्ट करने पे आ जाओ कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं, तो बात अलग है। और यहाँ पर जो आपको देखने आएंगे या जो आपके साथ संबंध बनाएंगे, वो शायद आपकी फैमिली, आपके फिनेंस, आपका करियर, इनसे बहुत प्रभावित भी नहीं होंगे। प्रभावित होंगे आपकी पर्सनालिटी से, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपकी पब्लिक डीलिंग से। तो उन पे जितना आप बेहतर काम करोगे उतनी चीज़ें बेहतर यहाँ पे निखर के आएंगी। दूसरी बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय कैसा है? तो उनके लिए समय मुश्किल है, बिकॉज वीनस प्लस केतु वो भी सिंह राशि में। आप सोच के देखिए, तो ऐसे समय में क्या होता है? ऐसे समय में फोकस खुद के ऊपर बहुत अधिक आ जाता है। आप एक तरह से सेंट्रल लाइट में आने की कोशिश करते हैं, आप एक तरह से इतना सेंटर में आ जाते हैं कि आपका पार्टनर कहीं आपसे दूर हो जाता है। तो अगर लियो राइजिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आप अपने संबंध में, अपने रिलेशन में फेस कर रहे हैं इस समय, उसका कारण कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बिलीव मी, कोई आपके ऊपर कोई टोना वो नहीं कर रहा, कोई आपके ऊपर नज़र भी नहीं लगा रहा, बट उसका कहीं ना कहीं रीज़न मैं हो सकता है, आपकी मैं हो सकता है कि भैया मैं ही लाइमलाइट में रहना चाहता हूँ, मैं अपने वैल्यूज़ पे, अपनी बातों पे, अपनी कॉल पे किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकता। तो एडजस्ट नहीं कर पाना यहाँ पे एक समस्या का कारण है। और तीसरा, उन लोगों के लिए जिनका मान लीजिए आपके पंचम भाव में, आपके 9वें भाव में आपका दारा कारक है, आपका विवाह सहम पड़ता है, आपका सप्तमेश बैठा है, आपका 5th हाउस में वीनस भी बैठा हुआ है, 9th में वीनस बैठा हुआ है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। जब आप रेजिस्ट कर रहे हो ना, कोई मेरे जीवन में ना आए, क्योंकि सेंट्रल लाइट है, पूरा फोकस खुद पे रखना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पे कई बार हो भी जाता है कि भैया मेरी लाइफ में मुझे दखलंदाजी पसंद नहीं है। अगर आप उस स्टेज पे भी हो,
तब भी 5th में, 7th में, 9th में वीनस, दाराकारक, सप्तमेश, विवाह सहम इनका होना आपके जीवन में किसी व्यक्ति की दस्तक दे सकता है। शुक्र का नीच का होना इज़ नॉट गुड, और नीच के होंगे आपके द्वितीय भाव में। तो मैं वापस से यही कहूँगा कि आपके लिए इस समय रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जो कॉल है, जो कार्मिक ऑडिट है, वो है सस्टेनेबिलिटी का। मतलब या तो आपने पिछले समय में, पिछले 5 से 10 साल के अंदर, या तो उस समय पे या पास्ट लाइफ में किसी रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर पाए थे, रिलेशन को सस्टेन करने में अपना एफर्ट नहीं दिया था। इसीलिए आपको आज लगेगा कि लोग आपके जीवन में आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि तुम जो है वो मैरिज या संबंध चाहते ही नहीं हो, तुम बस ये चाहते हो कि सारा फोकस तुम पे रहे। अटेंशन सीकिंग तुम्हारी जो आदतें हैं उसकी वजह से तुम्हारा संबंध फेल कर रहा है। ऐसा बहुत लोग आपसे कह सकते हैं, तो उसका बुरा नहीं मानना है, मेरी बात का भी बुरा नहीं मानना है, डिसलाइक नहीं करना है। आप अपने कमेंट के अंदर बताइएगा कि कितना आप कनेक्ट कर पाए कोई ऐसी कार्मिक डेट जिसमें कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, उन सब चीज़ों के बारे में। दैट विल हेल्प अस अ लॉट। अगर हम बात करें कन्या लगन के लिए, देखिए कन्या लगन के लिए ये मूवमेंट हो रहा है आपके 12वें भाव में। केतु का 12वें भाव में होना हमेशा अच्छा है, बिकॉज 12वां भाव त्याग के बारे में बात करता है और केतु त्याग की मूर्ति है। शुक्र भी 12वें भाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा संबंध वही है जिसमें कंप्लीट समर्पण आपको देखने को मिले आपके प्रति। अब केतु और शुक्र क्योंकि 12वें भाव में है, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ेगा। साइकोलॉजिकल लेवल पे ये बात करता है त्याग की, समर्पण की। अब ये त्याग या समर्पण दोनों तरफ से हो सकता है। ऑनगोइंग रिलेशंस के अंदर, प्री रिलेशनशिप फेज के अंदर आप या आपके जीवन साथी दोनों इस तरह की बात करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप उनसे कहेंगे कि थोड़ा त्याग तुम्हें मेरे तरफ लेके आना चाहिए। ये सामने वाला आपसे कह सकता है कि तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग जो है वो कंप्लीट नहीं है। क्योंकि हम अगर इस ट्रांजिट की, इस गोचर की भविष्य को देखते हैं या इसकी भूमिका को देखते हैं, तो देखिए शुक्र उठेंगे आपके 12वें भाव से और जाएंगे आपके लगन में। अब लगन में वो होंगे नीच के। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। नीच का उनका लगन में होना, इसका अर्थ है कि आपके ऑनगोइंग संबंध के लिए आपका सचेत होना बहुत आवश्यक है। अगर आप अपने संबंध के लिए सचेत नहीं हैं, अगर आप उसके तरफ अवेकन्ड स्टेट में नहीं हैं, तो चीज़ें आपके लिए उस तरह से फेवरेबल नहीं होंगी जिस तरह से होनी चाहिए। आपको सचेत होना होगा हर छोटे से छोटे चेंज के बारे में जो आप नोटिस करते हैं अपने या फिर अपने जीवन साथी के बिहेवियर में। आप इस समय ये नहीं कह सकते कि भैया मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस समय फ़र्क पड़ना चाहिए, इस समय सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, प्लैनेट वीनस और केतु 12th हाउस में अच्छी स्थिति भी है। बिकॉज अच्छी स्थिति ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस के प्रति हो सकती है। मेरा मानना है इस समय सबसे अधिक जो फोकस है इस गोचर का वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस के प्रति है। अब अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आपका पार्टनर एकदम से आपसे दूर चला गया है या वो फील करते हैं, भैया ऐसा नहीं है एक सेम सिटी में होना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। सेम सिटी में होना भी वो हो सकता है अगर दो लोगों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये 12वें भाव में वीनस और केतु का होना इज अ बिट इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा इनसिक्योर करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा परेशान करता है हमें। तीसरी बात, उन लोगों के लिए जो अभी किसी संबंध में नहीं है, वीनस प्लस केतु इन 12th हाउस थोड़ा आपको, मैं कहूँगा थोड़ा स्लो डाउन करेगा। स्लो डाउन करने का मतलब है एक समय होता है जब हम संबंध के बारे में कुछ नहीं सोचते और जो भी पर्सन आता है वी जस्ट इंगेज। बट यहाँ पर वीनस केतु 12th हाउस में इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। वो आपसे कहेंगे थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। अगर 10 संबंध आप देख रहे हैं तो 10 में देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपके प्रति सबसे अधिक समर्पित है। तो ये स्लो डाउन अप्रोच है यहाँ पर प्लैनेट की। और उन लोगों के लिए जिनके मदर फादर उनके लिए कोई संबंध देख रहे हैं तो वहाँ भी ये खटपट हो सकती है। मान लीजिए आपके जीवन में एक पर्सन आ गया, ठीक है, आपके वर्क से, आपके ऑफिस से, आपके काम से इन्फ्लुएंस होकर वो आपके जीवन में एंटर कर गया। बट दैन आपके मन में एक विचार आएगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या ठीक नहीं है। क्योंकि 12वां भाव है समर्पण का, त्याग का, रिफाइनमेंट का। वहाँ पर केतु जैसा रिफाइनिंग इंजन बैठा हुआ है जो हर चीज़ को प्योरीफाई करने में विश्वास रखता है और कि वीनस उसके साथ है। तो आप खुद अपने आप से पूछेंगे कि क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और उसी समस्या का या उसी फियर या इनसिक्योरिटी का समापन तब हो सकता है जब आप अपनी कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में आपके 4थे भाव में, आपके 8वें भाव में सप्तमेश है, दाराकारक है, वीनस बैठा है, विवाह सहम फॉल करता है। तब कुछ संबंधों में बेहतरी ला सकता है यही गोचर। इसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि आपको इस समय शुक्र गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए, उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो वीनस है आपके 12th से आपकी लगन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है एक नेगेटिव बैंड में देखता हूँ रिलेशनशिप का। मतलब कई बार होता है ना कि मैरिज की एज हो गई है बट नहीं हो रही, संबंध नहीं बन रहे, संबंध नहीं टिक रहे, तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी आपके मन में हावी हो सकती है। उस इनसिक्योरिटी को रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि इस समय आप अभी से ही ये उपाय जो है वो करना शुरू कर दें, इसके ऊपर थोड़ा अधिक ध्यान दें।
अब हम बात करेंगे तुला लगन की। तो देखिए तुला लगन के लिए जो ये मूवमेंट है यह है कहाँ पर, यह है आपके 11th हाउस में। मतलब प्लैनेट वीनस विद प्लैनेट केतु 11th हाउस को समय इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वीनस और केतु का 11th को इन्फ्लुएंस करना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो आपके बैंक बैलेंस की तरफ है, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ है। मतलब कई बार होता है ना, एकदम से मैं देखते हैं कि यार ये मेरा जो दोस्त है वो उससे मैं कभी नहीं मिला, इतने दिन हो गए, एकदम से वो मेरी लाइफ में आता है, वो बताता है मैंने क्या क्या अचीव कर लिया अपने जीवन के अंदर। तब आप अपने संबंध के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में सोचते हो। तब आप ये सोचते हो नहीं यार सबकी मैरिज हो गई, मुझे भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ जाना चाहिए। तो प्री रिलेशनशिप में जो इस समय अभी किसी रिलेशनशिप में है या जाना चाहते हैं, वीनस प्लस केतु 11th हाउस इज परफेक्टली फाइन। बिकॉज देखिए 11th हाउस में पराक्रमी प्लैनेटों का होना सबसे अच्छा है। आपको अपने बैंक बैलेंस को, अपने स्पाउस को, सबकी सुरक्षा करने के लिए पराक्रम होना चाहिए, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। 11th हाउस काम त्रिकोण भी है, और काम त्रिकोण में कामी प्लैनेट का होना भी बहुत अच्छा है। अब आप मुझसे कहेंगे जब सब कुछ अच्छा है तो यहाँ ये केतु क्या कर रहा है, मैं क्यों थोड़ा अलग या अजीब फील कर रहा हूँ। तब आप ये अजीब या अलग फील करेंगे जब आप ये समझेंगे कि 11वां भाव जो है काम एलिमेंट तो है, लेकिन ये अंतिम काम एलिमेंट है, अंतिम इच्छा है। मतलब एक होता है ना नई नई इच्छा का बनना, और एक होता है अंतिम इच्छा है भाई मेरी, लास्ट डिज़ायर, लास्ट विश है, लास्ट कुछ है ये मेरा। तो ये 11वां भाव लास्ट डिज़ायर के बारे में बात करता है। वहाँ पर वीनस और केतु एक साथ आ रहे हैं। इसका अर्थ है उन संबंधों में जहाँ पर पहले रिलेशन फेल कर चुके हैं, दिक्कत में रह चुके हैं, अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, उनके अंदर, या ऐसे किसी संबंध में अभी भी आप हैं जिसमें आपको मन करता है नहीं यार वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेरी लाइफ में वापस आ सकता है, या ऐसे किसी ट्रॉमा या किसी साइकिल में आप फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे, उनके लिए ये गोचर सबसे महत्वपूर्ण गोचर बनेगा। उनके लिए ये गोचर उनको एक कॉल देगा कि आपको इस पर्टिकुलर साइकिल को ब्रेक करना है। कोई अगर आ रहा है परफेक्ट है, नहीं आ रहा तो मूव इन करना है, तो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, किसी पर्टिकुलर साइकिल पर्टिकुलर ट्रॉमा से बाहर निकलने में ये गोचर आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ी साइकोलॉजी है इस गोचर की। अब इसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आप बात करते हो प्री रिलेशनशिप की, ठीक है, मतलब आप किसी के प्रति आपको चाहिए कि भाई यही पर्सन मेरी लाइफ में आए, 11th में वीनस प्लस केतु, या तो वो आ जाएगा या फिर अब उससे कार्मिक कनेक्ट पूरी तरह से कट जाएगा। तो ये कार्मिक प्योरिफिकेशन हो जाएगा, कार्मिक ऑडिट हो जाएगा उस चीज़ का। दूसरी बात है फ्रेंड सर्कल में किसी की तरफ कोई संबंध के लिए अट्रैक्टेड होना बट कह नहीं पाना, तो वहाँ ये बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तीसरा, उन लोगों के लिए जो कि अभी भी कोई जीवन साथी तलाश कर रहे हैं, तो मैट्रिमोनियल पे आना, मैट्रिमोनियल पे अपनी प्रोफाइल एंड ऑल बनाना, मुझे लगता है उसके लिए द बेस्ट टाइम है। क्योंकि सोच के देखिएगा वीनस इन द 11th हाउस है, 11th हाउस से आपके 5th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। 5th हाउस भी प्रेम और समर्पण का है। 11th और 5th का जब भी कोई कोरिलेशन बनता है ट्रांजिट के अंदर, मेरा मानना है कि वो आपके लिए जीवन साथी के आने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सेंसिटिव समय होता है। और चौथी बात, उन लोगों के लिए जिनका शुक्र सप्तमेश या फिर दारा कारक वो बैठा हुआ है 3रे भाव में या 11वें भाव में, विवाह संयम 3रे भाव में या 11वें भाव में पड़ रहा है, तो आपके लिए तो संबंध मुझे लगता है कि कन्फर्म ही इस ट्रांजिट से, इस गोचर से हमें आता हुआ दिखाई देगा। कोशिश करनी चाहिए कि अभी आप किसी संबंध में चले जाएं, क्योंकि देखिए वीनस अभी आपके 11th से उठेगा और 12th में जाएगा। 12th में वो नीच का होगा, ठीक बात है, लेकिन भाव के रूप से 12th भाव में वीनस का होना सबसे अच्छा माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ऑनगोइंग स्ट्रगल्स तो मुझे दिखाई देती हैं यहाँ पर तुला लगन के लिए, लेकिन अगर तुला लगन के व्यक्ति वो मन को कंफर्म कर लें, पक्का कर लें कि भैया जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, तो उनके लिए जो रहा है, जो आगे बढ़ना है वो आसान होगा। मन पक्का नहीं है तो फिर उसी साइकिल में, उसी लूप में अटके रह जाओगे। अगर हम बात करें वृश्चिक लगन के लिए, तो वृश्चिक के लिए जो मूवमेंट है ये है कहाँ पर, यह है आपके 10वें भाव में, ठीक है। अब 10वें भाव में वीनस प्लस केतु, सोच के देखो, आपका एक्चुअल फोकस तो अपने प्रोफेशन पे है। आप ये चाहते हैं कि मैं अपने ऑफिस में सबसे अधिक सुंदरता ले आऊँ, मतलब ऑफिस में बहुत क्रिएटिव हो जाऊँ, कोशिश करूँ कि ऑफिस में जो 10 घंटे का काम है मैं उसे 2 घंटे में फिनिश कर लूँ, ऑफिस में सबका चहेता बन जाना इज़ वॉट वीनस डू इन द 10th हाउस। वीनस वहाँ चाहता है कि वहाँ पर और ब्यूटिफिकेशन हो जाए और सुंदरता हो जाए, और जो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हो जाएँ, बहुत बेहतरीन दिखाई देने लग जाए। वीनस प्लस केतु इन 10th हाउस, इट मीन्स कि उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशन को रिलेशन की तरह नहीं बर्डन लेके चल रहे थे, या उनके लिए जिसमें रिलेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, मतलब होता है ना कमिटमेंट इश्यूज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़, सामने वाला आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आप उसकी नहीं ले पा रहे हो, वहाँ पर 10th हाउस में वीनस प्लस केतु का होना बहुत अच्छा है। क्योंकि उन लोगों के लिए जो कमिटमेंट इश्यूज़ के लूप में हैं, मुझे लगता है कि आपको वीनस प्लस केतु यहाँ से इस इशू से, इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। मतलब नेक्स्ट 8 मंथ में ये समय बेहतर है किसी कंसल्टेशन का, किसी टैरो रीडिंग का, जिसमें आप ये समझ पाएँ कि भैया ऐसा क्यों होता है कि
एक रिलेशन में जाना आसान होता है, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने की बात आती है, वो वर्क ही नहीं करता, वो फेल कर जाता है। तो मुझे लगता है उसको समझने के लिए ये जो समय है ना, जो ऑन गोइंग समय है, द बेस्ट पॉसिबल टाइम है। शायद इससे बेहतरीन कोई समय आ ना पाए इस प्रॉब्लम को या इस इशू को डील करने के लिए। और तीसरा, अब ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे मैं तो किसी संबंध में ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। 10th में है, 10th मीन्स ऑफिस है तो ठीक है। 4th को इन्फ्लुएंस कर रहा है, 4th क्या है, आपका घर है, कंफर्ट है। तो मुझे लगता है आपके रिलेशन को इस समय आपकी फैमिली डोमिनेट करना चाहती है, आपकी फैमिली बहुत डोमिनेट करना चाहती है। और अगर हम कहें ना कोई जीवन साथी या संबंध कहाँ से बन सकता है, तो मेरा मानना है वो घर से, किसी कम्फी प्लेस से बन सकता है। मान लीजिए आप किसी जगह से बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हो, बहुत ट्रॉमेटाइज फील करते हो कि भैया जैसे ही मैं वहाँ जाता हूँ ना मैं ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो वहाँ पे संबंध नहीं बन पाएगा। आप किसी के साथ बात करते हो और आपको फील होता है यार इसके साथ बात करते ही मुझे ट्रॉमा का अनुभव होता है, ट्रॉमा का एहसास होता है, तो वहाँ पे कोई संबंध नहीं बन पाएगा। आपको ये फील होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर एक तरह की शांति फील हो रही है, एक तरह का कंफर्ट फील हो रहा है। जब आपको वो कंफर्ट या वो शांति फील होगी तब जाके हम कह सकते हैं कि यहाँ संबंध बने, संबंध आगे बढ़े, संबंध वर्कआउट करे। अगर वही फील नहीं हो रहा है तो पहले ही संबंध की जो पूरी वैलिडिटी है वो डेडलाइन में चली गई है। अगर हम बात करें धनु लगन के लिए, तो धनु लगन के लिए मूवमेंट है कहाँ पर, ये मूवमेंट है आपके 9वें भाव में, ठीक है। अब 9वें भाव का जो रिलेशन में योगदान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 9वां भाव एक तो सामाजिक संबंध के बारे में बात करता है। मतलब जब हम लव मैरिज को उठा के अरेंज की तरफ लाते हैं, रिलेशनशिप को मैरिज की तरफ लाते हैं, तो 9वें भाव का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से आप अपने समाज या सोसाइटी का पार्ट बनते हो। तो उन लोगों के लिए जिनका कोई संबंध चल रहा था इस महीने, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कार्मिक ऑडिट होगा आपके कमिटमेंट लेवल पे। अगर दोनों में से किसी का भी कमिटमेंट लेवल मैरिज का नहीं है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर केतु आपके संबंध को सर्वाइव नहीं करने देगा। तो इफ़ यू फील दैट यू योर पार्टनर आर गुड फॉर लिव इन बट नॉट फॉर द मैरिज, देन हो सकता है कि वो लिव इन भी इस समय फेल कर जाए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कतें आ जाए। दूसरी बात है 11th हाउस भाग्य का भाव है। देखिए 11th हाउस में जब भी वीनस केतु मिलता है ना, तो एक पर्टिकुलर ट्रॉमा से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हो, एक कार्मिक ट्रॉमा से मुक्त हो जाते हो। और वो क्या, वो कार्मिक ट्रॉमा हो सकता है, वो ये होता है कि 11th हाउस इज ऑल अबाउट भाग्य, 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइडेंस, ऑल अबाउट टेकिंग यू फॉरदर, आगे ले जाने के बारे में बात करता है। तो जब भी 11th में वीनस और केतु मिलेंगे, हम इस कार्मिक ट्रॉमा से फ्री हो जाएंगे कि रिलेशनशिप से भाग्य उदय होगा या भाग्य हानि होगी। कई बार लोग कहते हैं कि आफ्टर मैरिज शायद हम करियर पे फोकस ना कर पाएँ, जॉब ना कर पाएँ, वर्क ना कर पाएँ, फाइनेंशियली हम ग्रो ना कर पाएँ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अभी मुझे लगता है धनु लगन के माइंड में सबसे अधिक है। वो जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा उससे पहले पूछेगा भाई अबाउट माय करियर, अबाउट फाइनेंस, हम बेहतर होगी चीज़ें या बेकार हो जाएंगी, बिगड़ ना जाए, मेरा भाग्य का नुकसान ना हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 9th हाउस में हो सकता है पॉसिबल। That is second thing happening in the 9th house Venus plus केतु। एंड थर्ड क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, थर्ड उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में अभी कोई संबंध नहीं है। Venus in 9th house is influencing your 3rd house, इट मीन्स कि सेम सिटी से, आसपास के क्षेत्र से कोई संबंध आ सकता है। ये तब अधिक वैलिड होगा जब आपकी कुंडली में पंचम भाव में या लगन में लेट से सप्तमेश बैठा है, लेट से वीनस बैठा है, लेट से दारा कारक बैठा है, तब ये चीज़ अधिक वैलिड है। अगर वहाँ पे कोई बैठा नहीं है तो आप चांसेस बना सकते हो कि ठीक है यार इस मंथ मुझे जो है मूवमेंट अपनी सिटी के अराउंड ही रखना है, अपने आसपास के क्षेत्र में रखना है। ये उस तरह से तो बेहतर है ना जब हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, क्या जीवन साथी ऑफिस से आएगा, वर्क से आएगा, बाहर से आएगा, यहाँ से आएगा। उससे बेहतर है कि यार सेम सिटी। आपका टारगेट होना चाहिए कि जितने भी संबंध इस समय देखने हैं मुझे सेम सिटी के ही संबंध देखने हैं। और जहाँ तक संबंध के बारे में मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि वीनस भविष्य में भी नीच के होंगे, तो आपका कोई भी रिलेशन तभी वर्क कर सकता है जब उसके अंदर कमिटमेंट परफेक्टली अलाइन हो रहा हो। अगर वो केवल और केवल लिव इन बट नॉट मैरिज है तो आप ये मानिएगा कि संबंध की वैलिडिटी यहाँ पर हमें आती हुई दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ समझ आया हो। चीज़ों को बेहतर करने के लिए कोशिश कीजिए कि आप भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें, और शुक्र के लिए कोशिश कीजिए कम से कम श्री सुक्तम का पाठ कर लें आप। और मेरा ये सजेशन होगा कि अपनी ही सिटी में हो सके तो स्पिरिचुअल ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए। इस मंदिर को विजिट कर लिया, उस मंदिर को विजिट कर लिया ऑन फ्राइडे, ऑन संडे। आप खुद देखेंगे कि चीज़ें जो डिक्लाइन मोड में जा रही थी एकदम से वो अपर मोड पे आने लगी। It happens when Venus Ketu influences the 9th house। इसके बाद हम बात करें अबाउट 10th लाइक मकर लगन के लिए। तो मकर लगन के लिए क्या हो रहा है, देखो मकर लगन के लिए यह 10वें भाव में।
मकर लगन के लिए अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या? अष्टम भाव है आकस्मिक भाव। अष्टम भाव में जब भी कोई प्लैनेट जाता है उससे रिलेटेड चीज़ें आकस्मिक होने लग जाती हैं, सडन होने लग जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड होने लग जाती हैं। तो इस समय आपको सडन और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में होते हुए दिखाई देंगी। जैसे सडनली हो सकता है किसी के साथ ब्रेक ऑफ हो जाए, सडनली हो सकता है कोई आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, सडनली हो सकता है कि आप और आपके पर्टिकुलर पर्सन का संबंध बेहतर हो जाए। लेकिन अष्टम भाव जो है वो हिडन भाव भी है। तो इस समय अगर आप अपने संबंध को बहुत लोगों के सामने लाना चाहते हो, पब्लिक करना चाहते हो, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता चीज़ें बहुत बेहतर हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र केतु के साथ इस समय है 8वें भाव के अंदर। तो 8वां भाव जो है वो आकस्मिकता का भाव तो है ही, मतलब आकस्मिक तरीके से काम करता है। इसी के साथ साथ 8वां भाव जो है वो रहस्य का भाव है, गुप्त होने का भाव है। 8वां भाव है और किन चीज़ों का? 8वां भाव में बैठे हुए प्लैनेट केतु प्लस वीनस इंडिकेट करते हैं किसी बड़े ट्रॉमा का जिसको आपने सफ़र करा है। तो ये मंथ मतलब आगे के 8 महीने और इस महीने में फ़र्क बस इतना सा है कि आगे के 8 महीनों में आप ये पर्टिकुलर कर्मा को फिक्स नहीं कर सकते। कौन सा वो कर्मा है? वो कर्मा है कि अगर आपके साथ कुछ भी ट्रॉमेटाइजिंग, बहुत कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है इन द रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया और लाइफ को बिल्कुल बिगाड़ के चला गया है, बेहतर करके चला गया, बट आप उस चीज़ को अपने तक रख के बैठे हुए और किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। इन शॉर्ट वो कर्मा जिसमें आपने सब कुछ सफ़र करा बट यू जस्ट कांट से एनीथिंग अबाउट इट, कुछ कह नहीं सकते, मुझे लगता है उसको वर्क करने का या उसको फिक्स करने का बेस्ट समय है। अगर आप आज फिक्स कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो फिक्स नहीं हुआ या उसी ट्रॉमा में आप जूझते रहे, उस चीज़ को आपने क्लियर नहीं करा अपने माइंड से, उसको हटाया नहीं अपने माइंड से, तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ भी रिलेशन को वर्कआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये वो साइकोलॉजी है जो यहाँ हमें महसूस हो रही है। दूसरी बात है कि कहाँ से कोई व्यक्ति आ सकता है, मैंने आपसे कहा सडनली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब कहीं से भी। अब मैं ये एक नेम दूँ तो वो ठीक नहीं होगा, बट कहीं से भी आ सकता है। और बेसिकली फैमिली, द सेकंड हाउस, तो फैमिली का भी इन्फ्लुएंस या सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशन का भी इन्फ्लुएंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उन लोगों के जीवन में ज़रूर कोई संबंध आएगा इस मंथ या नेक्स्ट मंथ जिनके चार्ट में आपके आपके 4th हाउस में या फिर आपके 12th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, और 4th में या 12th में मान लीजिए शुक्र है, सप्तमेश है, आपका दारा कारक है, तो हाँ लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस समय बहुत आवश्यक है कि आप लॉर्ड गणेश को अपने आप को मतलब एक तरह का डिवोशन ले आए। डिवोशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ चीज़ मांग रहे हो कि भाई यही चीज़ मुझे देना, नहीं, कंप्लीटली डिवोट कर देना अपने अष्टम भाव को, तब आप अपने रिलेशन को ज़्यादा इजीली नेविगेट कर सकते हो। अदरवाइज़ तो क्या होगा, चीज़ें अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी, आप अपनी बुद्धि लगाते रह जाओगे, बट यू विल नॉट एबल टू प्लान आउट योर रिलेशन दिस मंथ। ये मेरा मानना है। तो अपने आप को लॉर्ड गणेश को डिवोट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। अगर हम कुंभ लगन को देखें तो कुंभ में ये सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव इज़ द भावा ऑफ मैरिज। वहाँ पर वीनस का आना तो विवाह की बात तो करेगा भाई साहब, और वहाँ पर वो केतु भी है, तो इसका मतलब है विवाह के किसी ट्रॉमा से वो आपको मुक्त करना चाहता है। कई बार लोगों के साथ क्या होता है, मान लीजिए किसी का कोई एक रिलेशन फेल करा, 2 रिलेशन फेल करे, तो वो एक पैटर्न देखता है, मेरे रिलेशन बनते हैं और फेल करते हैं, मेरे लिए मैरिज नहीं है, मैरिज ठीक नहीं होगी। तो एक्चुअल में इस ट्रांजिट की साइकोलॉजी है अगले 8 महीनों में और आज के महीने में क्या फ़र्क है। इतना सा फ़र्क है कि अगले 8 महीने आप इस कर्म को क्लियर नहीं कर सकते जिसे आप इस मंथ में कर सकते हो। और वो कौन सा कर्म है? द रियल। मैंने आपसे कहा था कि ये समय उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जो कि मैरिज को या संबंध को ही ट्रॉमा की तरह लेते हैं। तो मानना है कि भैया मैरिज या संबंध ही एक ट्रॉमा है, एक परेशानी है, एक चैलेंज है, एक ऑब्स्टेकल है। उन लोगों के लिए संबंध या ये समय बेहतरीन समय साबित होगा, क्योंकि वीनस और केतु मीन्स केतु इज़ ट्राइंग टू प्योरीफाई वीनस। वीनस को प्योरीफाई कर रहे हैं। प्योरीफाई क्या कर रहे हैं? आपके 7th हाउस के अंदर कर रहे हैं, और इसके बाद आप जाओगे वीनस इज गोइंग इनटू 8th हाउस। इसका मतलब है कि भविष्य में आपके संबंध के अंदर आपको थोड़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होती हुई दिखाई देंगी, एक्सपेक्टेड होती हुई दिखाई देंगी। हिडन चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें, हिडन इन्फॉर्मेशन आपके जीवन साथी के बारे में आपको मिल सकती है। तो उसके लिए ये समय आपको प्रिपेयर कर रहा है कि अभी भी अगर आप अपने संबंध में वो कमिटमेंट या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं देखते, इसे मैरिज की तरह नहीं देखते, तो ये समय है कि इससे आप निकल जाएं, या फिर मैरिज को मैरिज की तरह आप लेना शुरू कर दें। कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा होता है, लोग जो है वो संबंध देख रहे होते हैं एक्टिवली, बट स्टिल माइंड में कोई ना कोई ट्रॉमा ब्लॉकेज होती है। जैसे कि परिवार में किसी का संबंध बिगड़ा है, दोस्तों यारों में कोई संबंध बिगड़ा है, कोई गलत मैरिज का केस उन्होंने देख लिया फैमिली हिस्ट्री में, या फिर नियर हिस्ट्री में कोई रिलेशन फेल रहा है, उनके माइंड में वो एक ट्रॉमेटिक इमेज बन जाती है, और वो इमेज उनको इसी तरफ पुश कर दिए कि भैया आप कितनी भी कोशिश कर लो,
मैरिज जो है ना एक इंस्टीट्यूशन ही बेकार है, ये चीज़ वर्कआउट करेगी ही नहीं, ये चीज़ आगे बढ़ेगी ही नहीं। इस चीज़ में हमें हमेशा स्ट्रगल होगी, हमेशा समस्या आएगी। उस प्रॉब्लम से निकलने का यह बेहतरीन समय है, क्योंकि इसके बाद आप चीज़ों को ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड होते हुए देखेंगे। आप अगर उस दायरे में सोचते हैं कि मैं हर चीज़ को अपनी बुद्धि से प्लान आउट कर लूँगा, मैं हर चीज़ में जब तक वो पूरा मुझे क्लियर ना दिख जाए उसमें एंटर नहीं करूँगा, तो वहाँ पर ये गोचर आपको तैयार कर रहा है कि अगर चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो, आपको लगे कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ छुपा रहा है, तब भी आपको उस संबंध को एज अ संबंध ही ट्रीट करना है, उसमें रियल टाइम में आगे बढ़ना है। और मेरा मानना है इस समय आपके ऊपर मैरिज का प्रेशर या फोकस कहीं बाहर से नहीं है, आप और आपके पार्टनर के बीच का ये इंटरेक्शन है। बिकॉज 7th में वीनस इन्फ्लुएंसिंग द लग्न, स्ट्रेट इन्फ्लुएंस कर रहा है लगन को। तो आप और आपके पार्टनर, आप और आपके जीवन साथी के बीच के इंटरेक्शन को हम यहाँ पे होता हुआ देख रहे हैं। इवन कोई एंट्री भी जो होगी पार्टनर की, आपके ही एफर्ट से होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। मीन्स ये समय उन लोगों के लिए जो कि लव मैरिज के बारे में सोचते हैं, खुद पार्टनर सेलेक्ट करना चाहते हैं, खुद कुछ इनिशिएटिव लेने चाहते हैं, उनके लिए दी बेस्ट पॉसिबल टाइम साबित हो सकता है। और थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो वीनस का 7th भाव में आना अकॉर्डिंग टू मी अच्छा है, बट कार को भाव नाशा है, आप जानते होंगे। तो कार को भाव नाशा है से इस तरह से अपनी हानि भी कई बार कर लेता है। और यहाँ पर केतु भी साथ साथ अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपका सप्तमेश, आपका दायरा कारक या आपका शुक्र 3रे भाव में है या 11वें भाव में है, इवन या लगन में है, तो इसका मतलब है कि यही वो समय है, यही वो मंथ है जिसमें आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है। इसी टाइमलाइन में आपका कोई कार्मिक संबंध एकदम से बन सकता है। बट इन जनरल जैसे मैंने कहा कि ये उस ट्रॉमा से अपने आप को फ्री करने का समय है। अगर हम बात करें मीन लगन की, तो मीन लगन में हो रहा है आपके किस भाव में? 6ठे भाव में। 6ठा भाव किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस के बारे में। अब यहाँ पर ये 6th हाउस में केतु और वीनस का मिलना है, और वीनस वैसे भी 6th हाउस में मरण स्थान में होता है। इसका मतलब है कि मीन लगन के लिए कहीं ना कहीं उनकी रिलेशनशिप्स के आसपास इतनी प्रॉब्लम्स बन रही हैं, इतने ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस बन रहे हैं कि उनको महसूस होगा कि भैया ये वर्क ही नहीं हो रहा, ये वर्कआउट कर ही नहीं पा रहा। और उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न है आसपास बनते हुए चैलेंजेस। जैसे कि अभी मैं कुछ समय पहले किसी से मैंने डिस्कस किया था, द 6th हाउस सेम ट्रांजिट केतु प्लस वीनस। आपको विश्वास नहीं होगा, उनके संबंध में, उनके पर्टिकुलर रिलेशन में वो आउट ऑफ ब्लू अनएक्सपेक्टेडली मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट प्रेगनेंसी, 6th हाउस, तो वो वर्कआउट नहीं होने दे रहा बिफोर मैरिज इस चीज़ में आ जाना। तो आप सोच के देखिएगा कि 6ठा भाव किस तरह से ट्रबल्स बनाता है, क्योंकि ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देता है। यहाँ पे सबसे बड़ा टेस्ट पता है क्या है? सबसे बड़ा टेस्ट है आपके लिए कैसे आप इस समय का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगले 8 महीने में आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिसका आप इस समय कर सकते हो। और वो समस्या है कि अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाए, सिचुएशन बिगड़ जाए, लेट्स से कि आप किसी रिलेशन में हो या आप मैरिज के लिए जा रहे हो, लेकिन करियर ही स्टेबल नहीं है, फैमिली ही स्टेबल नहीं है, घर में ही बातें ठीक नहीं हैं, घर में ही डिस्प्यूट्स बहुत अधिक हैं, तो जब घर का ही एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो बाहर की चीज़ पे तो काम कैसे किया जाएगा? ये वो प्रॉब्लम है जिसको फिक्स करने का ये समय है। कि अगर आप देखते हैं, आप नोटिस करते हैं, आपने देख लिया है कि आपके संबंध को फेल ये प्रॉब्लम कर रही है, वो करियर हो, फाइनेंस हो, मैरिज हो, वो आपकी फैमिली हो, नियर बाय रिलेटिव्स हो, जो भी आपने देखा कि ये वो व्यक्ति है या वो सिचुएशन है जो मुझे कभी भी मैरिज में या रिलेशन में सही या अच्छा निर्णय नहीं लेने देगी, तो उसके ऊपर काम करने का ये समय हो सकता है। दूसरी बात है 6ठे भाव का वीनस 12th को इन्फ्लुएंस करता है, तो वही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की आधारशिला रख सकता है। और तीसरा सबसे अच्छा, वीनस यहाँ पे आपके 6ठे भाव से निकल के 7वें में जाएंगे। 6ठे और 7वें का जो ये संबंध बनेगा ना, नेगेटिव टर्म में ये आप और आपके जीवन साथी के बीच के डिस्प्यूट्स को दिखाता है। इस समय मान लीजिए आप कोई संबंध देखने जाते हो, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, तो बिना किसी रीज़न के भी उसके साथ डिस्प्यूट बन सकते हैं। और पॉजिटिव में ये क्या दिखाता है कि आप उन डिस्प्यूट्स को वर्कआउट कर लोगे, क्योंकि 6ठे से ये 7वें में जा रहा है। अगर उल्टा होता है 7वें से 6ठे में आता, तो शायद हम उस कंडीशन में होते कि ये वर्कआउट ही नहीं हो सकते, छोड़ देना ही बेहतर है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे प्लैनेट 6th से 7th में जाके आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। बट इस मंथ आप ये बहुत जान पाएंगे कि कौन से वो रीज़न है जिसकी वजह से आपका संबंध या रिलेशन फेल करता है, वर्कआउट नहीं कर पाता। उन पे वर्क करने का ये बेस्ट समय हो सकता है, उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देने का बेस्ट समय हो सकता है। कई लोग 6ठे भाव में वीनस केतु, तो पता है क्या है, एक कार्मिक ट्रॉमा से भी फ्री करेगा। वो ट्रॉमा क्या है कि आपने देखा कि
मेरी फैमिली में, मेरे नियर हिस्ट्री में या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई पर्टिकुलर संबंध था, लेकिन उसमें दो लोगों के बीच में हमेशा डिस्प्यूट रहे, लड़ाइयाँ रही, परेशानी रही, तनाव रहे, फाइट्स होती रही। उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करने का ये बहुत अच्छा समय है, उस प्रॉब्लम से निकलने का भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम, वो इशू, वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट, उस पर वर्क करने का अच्छा समय मिलेगा। आप वो फन एलिमेंट में नहीं जाओगे, घूमने फिरने में नहीं। यू बी लाइक ये पर्टिकुलर इशू है, इसको मुझे फिक्स करना है, इसको मुझे ठीक करना है, वहाँ ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओवरऑल हमने कोशिश करी है इसे कवर करने की। अगर आपको पसंद आया हो तो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। कोशिश करेंगे आगे भी और डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए ला सके, आपकी और मदद कर सके जितनी हमसे पॉसिबल हो। अगर आपको पसंद आता है तो कनेक्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर